नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपनी हिस्ट्री क्लास में। साथियों, आज हम सिंधु सभ्यता, कौन सी? सिंधु सिंधु यानी कि हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के नगर नगर योजना यानी कि नगर प्रणाली के बारे में जानेंगे कि भाई ये जो सिंधु सभ्यता थी उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से मेरे प्यारे साथियों सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के परिचय के बारे में जाना, उसके विस्तार के बारे में भी जाना, उसके समय के निर्धारण के बारे में भी जाना और सिंधु सभ्यता के प्राचीन स्थलों के बारे में जाना और इन स्थलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे यानी अवशेष थे और जो यहां से साक्ष्य मिले उनके बारे में जाना। आज जो हम जानेंगे वो सिंधु सभ्यता के नगर योजना के बारे में जानेंगे। भाई ये सिंधु सभ्यता वाले जो लोग थे, उस समय सिंधु सभ्यता में जो लोग रहते थे, उन्होंने किस प्रकार से यहां पर अपने नगरों को विकसित किया था। विकसित मतलब किस प्रकार से उन्होंने बनाया था। और हमारे जो पुरातत्व वैज्ञानिक थे यानी विद्वान थे, उन्होंने जब इस सभ्यता की खोज की तो यहां पर उनको कौन कौन से नगरों से यानी जो स्थल थे उन स्थलों से किस प्रकार के नगर की योजना उन लोगों को मिली, आज हम उसी के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, सिंधु सभ्यता जो थी वो अपने आप में बहुत बड़ी सभ्यता थी। जैसे कि अगर मैं बात करूं पूरब की, तो पूरब में सिंधु सभ्यता कहां पर थी? आलमगीर, आलमगीरपुर कहां पर पड़ता है भैया? ये मेरठ में पड़ता है और वो भी उत्तर प्रदेश। ठीक है, मेरठ उत्तर प्रदेश। यमुना की सहायक नदी हिंडन के बाएं तट पर। ठीक है, अब अगर मैं इसके पश्चिम की बात करूं कि भाई पश्चिम में ये जो सिंधु सभ्यता थी तो इसका सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था? तो देखो जी, पश्चिम की अगर मैं बात करूं तो पश्चिम में जो था वो था बलूचिस्तान यानी सिंध प्रांत के बलूचिस्तान का सुतकागेडोर। कौन था पश्चिम में? सुतकागेडोर। ठीक है, अब मैं उत्तर की बात करता हूं तो आप उत्तर में क्या था? मांडो, सॉरी मांडा। मांडा कहां पड़ता है? ये जम्मू में। ठीक है, ये उत्तर में, उत्तर का जो सबसे आखिरी स्थल जो मिला सिंधु सभ्यता का वो था मांडा, जम्मू। अगर मैं दक्षिण की बात करूं तो दक्षिण में जो था दैमाबाद, दैमाबाद था। कहां पर था? तो महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में दैमाबाद, नर्मदा घाटी के मुहाने में। अब इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों आप देखोगे जो सिंधु सभ्यता थी वो उत्तर में, ठीक है, दक्षिण में और पूर्व में। ठीक, तो किस प्रकार से थी? तो धनुष के आकार की। ठीक है, तो यह क्षेत्रफल कितना बड़ा आकार था? धनुष के आकार का क्षेत्रफल था, लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। कहीं कहीं पर यह 12,99,600 के आसपास में भी दिखाई पड़ता है। तो मेरे प्यारे साथियों, सिंधु सभ्यता जो थी वो धनुष के आकार में फैली हुई सभ्यता थी। अब धनुष के आकार में ये जो मैंने स्थल बताए, इन्हें बता क्यों रहा हूं मैं? वो इसलिए बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों क्योंकि ये सिंधु सभ्यता थी, जब वो इतने बड़े भूभाग में फैली थी तो इसके प्राचीन स्थल और भी थे। ठीक है, ये मैंने भौगोलिक क्षेत्र आपको इसलिए समझाया कि भाई पश्चिम में लास्ट सुतकागेडोर था, पूर्व में आलमगीरपुर, दक्षिण में दैमाबाद और उत्तर में मांडो। लेकिन इनके बीच में भी बहुत सारे प्राचीन स्थल ऐसे थे जो सिंधु सभ्यता से संबंधित थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश यहां हो ही गया, ठीक है ना, राजस्थान, ठीक है ना, और मध्य प्रदेश। ठीक, तो ये कुछ ऐसे स्थल हैं जो कि सिंधु सभ्यता के ही अंतर्गत हैं। ठीक है, अब यहां पर जो मेरा समझाने का जो तात्पर्य, जो आप लोगों से मैं आज बातें सब साझा कर रहा हूं वो किससे हैं? नगर,
नगर और जल, नगर योजना और जल निकास प्रणाली। मेरा जो मतलब है मेरे प्यारे साथियों वो ये है कि भाई सिंधु सभ्यता के ये प्राचीन स्थल हैं मोटे स्तर पर। अब यहां से सिंधु सभ्यता के लोगों ने किस प्रकार के तो नगर बसाए हुए थे, ठीक है, और यहां से जल निकासी की जो प्रणाली थी यानी जल निकासी की जो सुविधा थी वो भी किस प्रकार से थी, और इन्होंने भवन किस प्रकार से बनाए थे। अगर भवन बनाए थे तो वो किस मिट्टी का प्रयोग करते थे, पकी हुई मिट्टी का या कच्ची मिट्टी का, बड़ी ईंटों का, छोटी ईंटों का। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो जल नगर प्रणाली और जल निकास प्रणाली के अंतर्गत भाई सिंधु सभ्यता के लोगों की जो नगर योजना थी वो किस प्रकार से थी। तो इसलिए मैंने पहले आपको सिंधु सभ्यता के बारे में समझाने की कोशिश की। भाई ये सिंधु सभ्यता अपने आप में बहुत बड़े भूभाग में फैली हुई थी, ठीक है। अब उसके बाद में हम जो चर्चा करेंगे तो सिंधु सभ्यता के नगर योजना, तो यहां पर लिख भी देता हूं मैं एक बार, नगर योजना, नगर नियोजन। ठीक है जी, नगर योजन किस प्रकार से थी और जल निकास प्रणाली किस प्रकार से थी। तो मेरे प्यारे साथियों जब सिंधु सभ्यता देखो अपने आप में बहुत बड़े भूभाग में थी, तो इस संस्कृति की जो विशेषता थी ना, तो वो विशेषता क्या थी, इस संस्कृति की विशेषता थी नगर योजना यानी नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली। इस संस्कृति की विशेषता थी। विशेषता क्यों थी कि जब इस हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता का उत्खनन हुआ तब हमें जाके मालूम चला कि भाई उस समय ये योजना अपने आप में काफी विकसित थी, यानी यहाँ के जो मानव थे वो काफी विकसित थे और उन लोगों को अच्छा खासा ज्ञान था, क्योंकि ये जो सिंधु सभ्यता थी एक ग्रामीण सभ्यता थी। और ग्रामीण सभ्यता होने के बावजूद इसमें क्या थी, इसमें दो प्रकार के स्थल थे। स्थल यानी रहने वाले जो व्यक्ति थे वो दो प्रकार के थे। अब दो प्रकार के व्यक्ति तो हो नहीं सकते, स्थल दो प्रकार के हो सकते हैं, एक अमीर लोगों की बस्ती और एक गरीब लोगों की बस्ती, यानी सामान्य लोग कह सकते हैं आप उन्हें। यानी एक था दुर्ग और दूसरे थे गढ़ी या नगर। दुर्ग में कौन, दुर्ग में वो लोग रहते होंगे जो सिंधु सभ्यता की, जिनके यानी एक तरीके से प्रशासनिक लोग जिनके हाथ में सिंधु सभ्यता की बागडोर होती होगी। और नगर में वो सामान्य लोग रहते होंगे जो कि कृषि करते होंगे, कृषि खेती पशुपालन ये करने वाले। ये लोग क्या करते थे सिंधु सभ्यता के, भाई कृषि करने के बाद यानी अनाज उगाकर शहरों को ले जाते, और शहरों में था क्या था, उद्योग धंधे, ठीक है, यानी दोनों ही अपने एक दूसरे पर निर्भर थे, ठीक है। निर्भर इसलिए थे कि गांव के जो लोग थे, ग्रामीण सभ्यता थी, तो यहां से जो अनाज पैदा होता था अपनी जरूरत के अनाज को रखने के बाद ये पहुंच जाते थे शहर बेचने के लिए एक तरीके से, ठीक है। अब शहर में बेचने के बाद जो गांव की आजीविका की जो वस्तु थी, जो इनके रोज जीवन यापन के लिए जो जरूरतमंद वस्तुएं थी, उनको ये शहर वालों से खरीद कर लाते थे। उनमें बच्चों की सामग्रियां भी आप मान लीजिए, मनोरंजन के साधन के रूप में खिलौने विलौने भी मान लीजिए, जो कि हमें मिलते हैं। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो सिंधु सभ्यता के नगर योजना की बात करेंगे। भाई देखो इस संस्कृति की विशेषता क्या थी, नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली। अब जब उत्खनन हुआ तो पता चला कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अपने अपने दुर्ग थे। क्या थे, देखो भैया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है, इनके क्या थे, अपने अपने दुर्ग, ठीक है। धौलावीरा से तो खैर तीनों अवस्था मिलती हैं, ठीक है ना। तो दुर्ग, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के दुर्ग थे। दुर्ग होने के बाद में इसमें क्या पता चली, दुर्ग मिलने से यह संभावना होती है कि तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अपने अपने दुर्ग थे। वैसे तो धौलावीरा में तो ये तीनों कंडीशन ही मिलती हैं। तीनों कंडीशन से क्या तात्पर्य है कि इसमें दुर्ग भी थी, गढ़ी भी थी और मध्य का केंद्र भी था। ये तीनों मिलते हैं। अब दुर्ग मिलने से क्या संभावना होती है कि भैया जो दुर्ग है तो इसमें दुर्ग में क्या थे, शासक वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है ना। गढ़ी में यानी नगर में सामान्य आम जनता के लोग रहते थे, ठीक है। अब
दुर्ग जो था उसमें शासन वर्ग के लोग रहते थे, और दुर्ग के बाहर यानी गढ़ी में और नगर में सामान्य जनता यानी आम जनता और आम लोग रहते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता में उत्खनन के बाद में एक चीज जो मिली, उत्खनन में क्या साक्ष्य मिले कि भाई यहाँ पर जो थे ना, ये 2 टीलों में बसे हुए थे सिंधु सभ्यता। 2 टीले मतलब पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। ठीक है, तो 2 टीलों में बसा हुआ था, तो पूर्वी टीले में दुर्ग और पश्चिमी टीले में क्या था, नगर थे। ठीक है, अब बात करें इसकी नगर योजना की। भाई यहाँ के जो व्यक्ति थे बहुत ज्यादा विकसित व्यक्ति थे, यानी ये सभ्यता थी अपने आप में बहुत ज्यादा विकसित। तो यहाँ पर ये जो नगर थे ना, ये जाल के टाइप में थे। किस तरीके की व्यवस्था थी यहाँ पर, नगरों की जो व्यवस्था थी वो जाल के टाइप में थी। नगर किस प्रकार से थे, बसे हुए थे, नगर की जो व्यवस्था थी वो जाल के टाइप में थी। ठीक है, जाल के टाइप में ये व्यवस्था थी। और व्यवस्था के बाद में क्या पता चला कि ये एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, यानी कि यहाँ के जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर यानी 90 एंगल पर किस पे काटती थी, ये समकोण पर काटने वाली व्यवस्था थी। यानी कि यहाँ पर जो नगर बने हुए थे, जो सड़कें बनी हुई थी वो चकोर बनी हुई थी, एक यानी समकोण पर बनी हुई थी और एक दूसरे को काटती हुई बनी हुई थी। यहाँ के नगरों की एक विशेषता और भी थी कि यहाँ पर जो दरवाजे थे, सिंधु सभ्यता में नगरों के जो दरवाजे थे वो खिड़की, ठीक है ना, दरवाजे खिड़की सड़क पर ना खुलती थी, सड़क के तरफ ना खुलकर क्या पीछे की तरफ खुलती थी। कैसी थी, पीछे की तरफ वो खुलती थी। ठीक है जी, पीछे की तरफ खुलती थी। और खोजबीन हुई इस सभ्यता की, और खोजबीन होने के बाद में क्या पता चला कि भैया यहाँ पर जो भवन थे, जो मकान बने हुए थे वो 2 मंजिलों के भी थे। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखिए मेरे प्यारे साथी, देखो सिंधु सभ्यता इतनी विकसित थी कि नगर जब उन्होंने बसाए तो वो समकोण पर, एक तो जाल की तरह थे, एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए नगर थे, यानी सड़कें एक दूसरे को काटती हुई थी। भवन 2 मंजिलों के बने हुए थे और उनकी विशेषता क्या थी कि ये जो इसमें खिड़की और दरवाजे थे वो सड़क की तरफ ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे, जैसे आज भी खुलते हैं। आज तो सड़क की तरफ भी खुलते हैं और पीछे की तरफ भी खुलते हैं। ये उन्होंने उन समय के भवनों की विशेषता थी। ठीक है, अब यहाँ पर इस सभ्यता में हमारे पुरातत्व विद्वानों ने और खोजबीन की। जब और ज्यादा खोजबीन की तो सबसे पहले की गई खोज 1921 ईस्वी में हड़प्पा की। ठीक है, जब हड़प्पा की खोज हुई तो वहां पर देखा कि जब ये नगर, क्योंकि नगरों के बारे में हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो नगरों की जब वहां पर खुदाई हुई तो पता चला कि भाई नगर तो बहुत उन्नत अवस्था में थे, है ना। आज वो उन्नत में थे तो यहां से क्या मिला, यहां से मिले खोदने पर, यहां पर उत्खनन में क्या मिला, अन्नागार। कहां से मिला, पहले अन्नागार मिला हड़प्पा से। नगर के ही अंतर्गत ये पड़ता है, क्योंकि नगर के अंतर्गत क्या क्या चीजें थी वो देखो। यहां पर मिला हड़प्पा से अन्नागार। ठीक है, अब हड़प्पा की खोज कब हुई थी, 1921 ईस्वी में। सर जॉन मार्शल के द्वारा इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा गया। ठीक है, 1921 में। और 1921 में सन जॉन मार्शल उस समय कौन थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष, और इनकी ही अध्यक्षता में दयाराम साहनी जी के द्वारा इसका उत्खनन होता है। ठीक है, 21 में खोजबीन होती है, 21 में सभ्यता का नाम मिल जाता है और 23 में उत्खनन शुरू हो जाता है। ठीक है जी। अब मेरे प्यारे साथियों, मैं बीच में एक बात कहनी चाहूंगा कि मेरा चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।